नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज मेड इजी में। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे सीसैट को अप्रोच करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पीसीएस एग्जाम में आप सभी लोगों को पता है कि सीसैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसे अगर आप क्रैक नहीं करते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो जीएस की कॉपीज़ आपकी चेक नहीं होती हैं। ठीक है, तो सीसैट को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, आयोग अपना कैलेंडर रिलीज़ करने में इतना डिले क्यों कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस, जून से लेकर दिसंबर तक कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं और उन वैकेंसीज को आयोग किस तरह से कंडक्ट करवाएगा। इन्हीं सब इंपॉर्टेंट मुद्दों पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीसैट का क्या रोल है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में और क्यों और कैसे इसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, सीसैट जो है, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो, दोनों में ही क्वालिफाइंग नेचर का है। जहाँ तक बात स्टेट सिविल सर्विसेज की है, मतलब यूपी पीसीएस की जहाँ तक बात है, तो इसमें आपको 66 मार्क्स लेके आना होगा। 200 नंबर का पेपर होता है, 200 में 66 मार्क्स आपको लेना होगा या 33% मार्क्स, इसे क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 33% मार्क्स नहीं ले पाते हैं किसी भी वजह से, तो जाहिर सी बात है आपकी जीएस की कॉपीज़ चेक नहीं होंगी। और ऐसा मैंने कई सालों से देखा है, मतलब आईएएस में फैकल्टी रहा हूँ काफ़ी समय से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता रहा है। उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जीएस के पेपर में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट कुछ ना कुछ कारणों की वजह से सीसैट में वो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जीएस की कॉपीज़ चेक नहीं होती और प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि जो सीसैट का पेपर है, ये प्रीलिम्स में पेपर 1 जीएस होता है और प्रीलिम्स का जो पेपर 2 होता है वो सीसैट होता है। ये जनरली 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होता है एग्ज़ाम में, जिस समय शेड्यूल लगता है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 33 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का होता है। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, इंग्लिश और हिंदी के सवाल होते हैं, अलॉन्ग विद मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसे क्वालिफाई करने के लिए 2 तरह की स्ट्रैटेजीज बेसिकली होती हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो वो मैथ्स और रीजनिंग के दम पे इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं और हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग उन्हें ना आती हो, तो ऐसे में उन्हें किन सब्जेक्ट्स पे, किन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे बात करेंगे। देखिए, जिन लोगों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है वो सीधे मैथ्स और रीजनिंग को पकड़े। मैथ्स और रीजनिंग मिला के आपको लगभग 50 क्वेश्चंस मिल जाने हैं। तो अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग आती है अच्छी तरह से, तो आप मैथ्स और रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस आएंगे। आप 45 क्वेश्चंस तक 40-45 क्वेश्चन वहाँ से कर लें। और नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ज़्यादा तुक्केबाजी के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज क्या होता है, जितना आप सही नहीं करते हैं उससे ज़्यादा गलत कर देते हैं। बट जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें सबसे पहले अनसीन पैसेज को पकड़ना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन को। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि 8 से 10 क्वेश्चन जनरली आते हैं और हर क्वेश्चन में सब क्वेश्चन भी होते हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में होते हैं। तो लगभग मतलब मैं बोल सकता हूँ लगभग 25 से 30 मार्क्स आप यहाँ से उठा सकते हैं अनसीन पैसेज से या कॉम्प्रिहेंशन से। ये एक्चुअली देखिए, ये बहुत टफ नहीं होता है। टफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि पैसेज ऊपर दिया होता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पैसेज के अंदर से ही मिल जाते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान से उसे पढ़ना होता है। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप पैसेज को पढ़ें तो पेन अपने साथ रखें और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे अंडरलाइन करते चले जाएं। क्योंकि जब आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका टाइम बचता है और कहीं ना कहीं आप तुरंत उन चीज़ों को लोकेट कर पाते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में वो चीज़ें कहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के बाद जिन लोगों को मैथ्स और रीजनिंग नहीं आती है, वो सीधे देखें कि इंग्लिश और हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो पहले इंग्लिश को पकड़ें और हिंदी जो है उसे बाद में देखें। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्प्रिहेंशन के तुरंत बाद हिंदी को पकड़ें और हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो इंग्लिश और हिंदी मिला के भी लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। उतना भी अगर आप कर लेंगे तो देखिए 25 से 30 नंबर का 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंशन से मिल गए, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल गए इंग्लिश और हिंदी से। ठीक है, और जो बाइलिंगुअल टाइप के लोग हैं, जिन्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंफर्ट फील होता है, उनके लिए और भी अच्छा है।
ठीक है। इसके साथ साथ मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनको रीजनिंग अच्छे से आती ही रहती है। तो रीजनिंग में भी आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन मिलते ही है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन के आसपास आपको रीजनिंग से मिल जाएगा, और जिनको मैथ्स आती है उनके लिए एडिशनल प्लस पॉइंट है कि मैथमेटिक्स भी वो कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीसैट के पेपर में, वो है इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन। तो अगर इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन आपको ठीक ठाक आता है या आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ से आपको कम से कम 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100 में से 25 क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आसान होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इस वजह से होती है क्योंकि उन्होंने बहुत बार पढ़ा हुआ नहीं होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आपने प्रीवियस 10 से 15 साल के अगर क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो 10 से 15 साल के अगर पेपर्स को सिर्फ आपने याद भी कर लिया है कायदे से, तो इंटरपर्सनल स्किल्स वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सीसैट के पेपर में अगर आप इतनी स्ट्रैटेजी रखते हैं और इस तरह से करते हैं, तो सीसैट का पेपर आपका रुकेगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आयोग का कैलेंडर क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजंस है, क्यों डिले हो रहा है। देखिए, जनरली बाकी स्टेट्स और यूपी भी अपना कैलेंडर नॉर्मल कंडीशंस में निकाल ही देता है। बट इस बार थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो देखिए पेपर वगैरह आउट हो गया है, री एग्ज़ाम्स करवाने हैं, इलेक्शन भी बीच में है। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद जून से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स आयोग को कंडक्ट करवाने हैं। जैसे जीआईसी हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बीईओ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है लाइन से आ रही हैं। तो आयोग को पूरी प्लानिंग करनी है कि कौन से एग्ज़ाम को कब करवाना है। एंड मोस्टली आयोग का, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आयोग चाहता है कि जून से दिसंबर के बीच में वो इन सारे एग्ज़ाम्स का कम से कम, जिसमें भी प्रीलिम्स और मेंस वाला चक्कर है, उसमें से प्रीलिम्स को तो आयोग करवा ही ले। तो इन सारी चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करने में, प्लानिंग करने में आयोग को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट मुझे लगता है कि आयोग इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके जल्दी ही कैलेंडर रिलीज़ करेगा। अब देखिए, कुछ लोग हैं जो पूछ रहे थे कि जीआईसी और एलटी ग्रेड की वैकेंसीज कब तक आने का चांस है। तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, जीआईसी और एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आपको अगस्त सितंबर के आसपास में आनी चाहिए। और अगस्त सितंबर में अगर वैकेंसीज आती हैं तो नवंबर के आसपास में इसका एग्ज़ाम होना चाहिए। तो टोटली अगर आप देखें, जो टाइम बचा हुआ है वो 6 महीने का समय बचा हुआ है, जुलाई से लेके दिसंबर तक। और इस 6 महीने के पीरियड में आयोग को एग्ज़ाम्स कौन कौन से कंडक्ट करवाने हैं। तो आप देखें, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है उसके बाद सबसे पहले जो आयोग एग्ज़ाम करवाएगा वो होगा APS 2 का। फर्स्ट स्टेज हो चुका है APS का, सेकेंड स्टेज बचा हुआ है। फिर एग्रीकल्चरल सर्विसेज भी आयोग को करवाना है, वो हो गई। बीईओ भी इस बार 100% वैकेंसी आएगी, और आने के बाद आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। फिर जीआईसी और एलटी ग्रेड, मैंने भी आपको बताया कि अगर अगस्त और सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो नवंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। इसके बाद आयोग की एक बड़ी परीक्षा होती है, इसे AE बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की जो जॉब्स हैं, उसके लिए आयोग नोटिफिकेशन निकालेगा, वो भी आनी है। इसमें ज़्यादा परेशान ना हो, पैटर्न को लेके कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से आयोग थोड़ा सा डिले कर रहा है। बट जल्दी ही इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर PCSJ, RO का री एग्ज़ाम और UP PCS तो होने ही है। तो इतने सारे लगभग 8 एग्ज़ाम्स हैं जो आयोग को इस बार कंडक्ट करवाना है इन 6 महीने के दौरान में। तो अगर ऑन एन एवरेज भी हम माने तो 1 महीने में कम से कम 2 प्रीलिम्स आयोग करवाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी एग्ज़ाम से रिलेटेड और लोगों के जो डाउट्स थे, मुझे लगता है मैंने उसे क्लियर किया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर एक क्वेरी का आंसर देता हूँ, जनरली आपको भी मैं दूंगा। ठीक है, अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बस एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि UP PCS और RO एग्ज़ाम के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है। जो भी लोग इसे ज्वाइन करना चाहें वो इसे एक बहुत नॉमिनल फ़ीस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, काइंडली व्हाट्सएप करके अपनी सीट फिक्स करवा लें। ठीक है, सेकंड चीज़, एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम UP PCS मेंस के लिए ऑलरेडी हमारा चालू है। उसके लिए भी हमने एक नॉमिनल सी फीस रखी है, जिसमें कॉन्टीन्यूअस रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस चल रही हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है। जो भी लोग पेड वर्जन पर ना जा पा रहे हो या उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो वो कम से कम हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ।
इस फ्री वाले इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ, जैसे नोटिफिकेशंस हो गए, अपडेट्स हो गए, करंट अफेयर्स हो गया, मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों काइंडली से ज्वाइन करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू।